Hello viewers, I am Deepthi. I am going to solve section A for ICSE class 10 physics paper for the year 2025. So in section A, question number 1, which is MCQ, as you know, 2-3 questions are very tricky in these MCQs. एवरेज पेपर बना है मॉडरेट स्टूडेंट्स के लिए, बहुत अच्छा पेपर है, बैलेंस्ड पेपर है, स्पेसिमेन पेपर की कार्बन कॉपी है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस तो होंगे ट्रिकी, तभी मजा आएगा फिजिक्स का पेपर करने के लिए। तो अब फर्स्ट पार्ट पे डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 इज अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दैट आर नॉट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। इट मींस ये कपल बन रहा है, तो बॉडी विल, कपल किसके लिए होता है? रोटेशन, तो हैव ओनली रोटेशनल मोशन। इट मींस यहाँ पर आपका आएगा बी। अगर आपने इसको अनइक्वल के साथ पढ़ा है तो वहां आपके पास रेक्टिलिनियर भी हो सकता था। इन सेकेंड पार्ट, which among the following is a vector quantity? Work, power, energy, all are scalar quantities. Now D, moment of couple, this is a vector quantity. This is option number D. In third part, what is the correct energy transformation during burning of a candle? तो wax है, chemical energy है, तो chemical से एक ही option start हो रहा है, option number C, chemical energy to heat and light energy. Coming to fourth part, when a ray of light passes from one optical medium to another, which of the following physical quantity does not change? तो आपको factors याद रखने हैं, कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगी, स्पीड चेंज होगा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाले फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी ही चेंज नहीं होगी, तो b फ्रीक्वेंसी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द सोर्स जहां से वो प्रोड्यूस हो रही है वेव। Fifth, which one of the following combinations is the correct ascending order of electromagnetic waves in terms of length? तो गामा आया, गामा के बाद विजिबल और माइक्रोवेव, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। ये कल मैंने अपनी वीडियो में आपको दिया भी था, इसके लिए अच्छा सा निमोनिक्स भी दिया था। In sixth part, for a lever, a graph is plotted with load on y-axis and effort on x-axis. तो अगर हम लोड ले रहे हैं इधर और एफर्ट इधर, तो स्लोप के लिए आपको पता है हम हमेशा y-axis की क्वांटिटी लेते हैं, तो इट मींस लोड अपॉन एफर्ट आ जाएगा। तो लोड अपॉन एफर्ट किसका फॉर्मूला? इट इज फॉर मैकेनिकल एडवांटेज, इट इज ए। Now, seventh part, for a real image formed by a convex lens, the ratio of I upon O is 2/5. I upon O is equal to 2:5। यानी कि आपके पास इमेज की लेंथ छोटी है, यानी कैसी बन रही है इमेज? डिमिनिश्ड बन रही है। तो डिमिनिश्ड इमेज कब तक पॉसिबल होती है? दो केसेस में, पहला व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी और दूसरा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। तो उसमें से यहाँ सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट है, इट मींस बियॉन्ड 2f, क्योंकि 2f पे आके सेम साइज और उसके बाद तो मैग्नीफाई होता है, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बियॉन्ड 2f। नाउ इन 8th part, a ray of light is incident normally on a face of an equilateral prism. The ray gets totally reflected at the second refracting prism. तो रिफ्लेक्टिंग हो रही है, यानी रे आ रही है और रे एंटर होने के बाद यहाँ टकराने के बाद जा रही है। अब 120 का एंगल तो बन रहा है, ये 60 एंड 60 120 का बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा टोटल डेविएशन प्रोड्यूस। तो डेविएशन प्रोड्यूस के लिए इस रे को जब हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ कितना एंगल बच जाएगा, जो हमारा नॉर्मल से रे खत्म होने, रे बाहर निकलने के बाद या जो भी इतना एंगल बन रहा है, दिस इज 60, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी लगाएंगे। 120 180 है टोटल और अंदर 120 का एंगल है, इट मीन 60 डिग्री की टोटल डेविएशन हो रही है ना यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस। In ninth part, in a closed circuit containing a bulb and a cell, the electromotive force and terminal voltage, ये आपको मैंने कितनी बार वीडियो में ऐसे बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है E इज इक्वल टू V प्लस पोटेंशियल ड्रॉप होता है। V की वैल्यू लेनी है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस V हो जाएगा, और V को इसने I और R इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ डिपिक्ट कर दिया। दिस इज ऑप्शन नंबर बी इन ninth part, which is correct. In 10th, metal piece of mass 5 gram has thermal capacity 2.5 if the mass of the metal is tripled. अब मास को चाहे आप ट्रिपल करो चाहे डबल करो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो बिकॉज C इज इक्वल टू C डैश अपॉन M है, C डैश इज गिवन एज 2.5, तो आपने यहाँ पर निकालना क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो अपॉन 5 कर देंगे, इट मीन्स आपका आंसर आ रहा है 0.5। 0.5 यूनिट के साथ जूल पर ग्राम पर केल्विन, दिस इज ऑप्शन नंबर डी। मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ गलती से 3 into m या 15 से डिवाइड नहीं करना।
In 11th part, as the level of water in a tall measuring cylinder kept under running tap rises. अब आपके पास टेस्ट ट्यूब है या जो भी उसने बोला है यहाँ पर सिलेंडर है, तो सिलेंडर में अगर वाटर का लेवल है तो दिस होल इज योर लेंथ ऑफ एयर कॉलम. नाउ फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम. अब वो बोल रहे हैं इसमें पानी भर रहा है, केप्ट अंडर रनिंग टैप रखा हुआ है, तो पानी भरता जा रहा है. जब पानी भरेगा तो ये लेंथ रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि लेंथ कम हो रही है इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और पिच भी इंक्रीज हो जाएगी. तो फ्रीक्वेंसी एंड पिच बोथ आर इंक्रीजिंग, तो असर्शन ए इज ट्रू. लेकिन रीजन में फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वाटर कॉलम दे दिया. लेंथ ऑफ एयर कॉलम होता है, हमें वाटर कॉलम से नहीं देखना, हमने लेंथ ऑफ एयर कॉलम जो खाली जगह है उसको देखना है. तो रीजन जो है वो फॉल्स है. इट मींस ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. दिस इज ऑप्शन नंबर सी विच इज करेक्ट इन 11th part. In 12th part, in given circuits Y and Z, the resistors R1 and R2 are connected in. अब दोनों किस में कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे बैटरी दोनों के बीच में आ रही है, यानी वायर कट रही है. जब भी हम पाथ डाइवर्ट कर रहे हैं करंट का, तो इट मीन्स यहाँ पर पैरेलल सर्किट आ रहा है बोथ में. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस. बोथ आर इन parallel in both the circuits. 13th part, a radioactive element P emits one alpha particle and transform to new element. जब P से एलिमेंट बन रहा है Q, तो P को हमने ले लिया ZA. अब एक अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो Z-2 हो जाएगा और A-4 हो जाएगा. तो -2 मीन्स आपका प्रोटॉन कम हो रहा है, यानी एटॉमिक नंबर कम हो रहा है. तो पीरियोडिक टेबल में आपकी पोजीशन 2 ग्रुप्स टू द लेफ्ट ऑफ P हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट कि आप 2 ग्रुप्स पीछे चले जाएंगे क्योंकि आपका -2 हुआ है प्रोटॉन नंबर. In 14th part, each of the substances given below is supplied with same amount of heat. Which one will attain the highest temperature? Highest temperature कौन लेगा जिसकी specific heat capacity जो होगी वो सबसे कम होगी. तो सबसे heat capacity वैसे तो हम कॉपर की लेते हैं, लेकिन इसमें लेड की 0.031 ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट, जो कि लेड आ रहा है. In 15th part, figure shows a small bar magnet falling freely through a copper ring for an observer at A, जो आपका ऊपर खड़ा है. The direction of induced current will be, यानी आप ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ऊपर से ऑब्जर्व करो तो क्या दिखेगा आपको, जब आप नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो रिंग में कैसे जाएगा करंट, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, क्योंकि नॉर्थ पोल पास आ रहा है, वो नहीं चाहता कि पास आए, तो वो एंटी क्लॉकवाइज यानी अपने आप में एंटी क्लॉकवाइज पोलैरिटी लाएगा. नीचे से साउथ पोल दूर जा रहा है, जब साउथ पोल दूर जा रहा है तो भी ये चीज होगी, वो अपने आप को नॉर्थ पोल ही बना लेगा कि ताकि साउथ पोल दूर ना जाए. तो यहाँ पर टोटल रिंग के अंदर जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में आएगा. हाँ, इन्होंने थोड़ा ट्रिकी करने के लिए ऑब्जर्वर की ए को ऊपर रखा है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंड मैग्नेट इज अबव एंड बिलो द रिंग. मेरे लिए तो वो एक ही डायरेक्शन रहेगा यहाँ पर भी. ऑल्दो कई स्टूडेंट्स और टीचर्स का कहना है कि इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू मी बी इज करेक्ट. Now coming to question number 2, complete the following by choosing the correct answers from the bracket. In uniform circular motion, the centrifugal force acts, कहाँ लगता है centrifugal force, away from the center. तो पूरा नहीं लिख रही हूँ, away from और center ये आपने लिखना है इसमें. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये आपने फैक्टर्स पढ़े हुए हैं, टेम्परेचर पे करता है, वेवलेंथ पे करता है, किस पे नहीं करता, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई. सी आ गया, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग चेंज ऑफ फेज डिपेंड्स ऑन. चेंज ऑफ फेज मतलब लेटेंट हीट की बात हो रही है यहाँ पे, तो चेंज इन टेम्परेचर होता ही नहीं है लेटेंट फेज में. इसके अलावा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो इनमें से कौन सा आ जाएगा, मास ऑफ द सब्सटेंस. इट मींस इन पार्ट सी मास इज करेक्ट. In D, EMF of a cell is dashed to the terminal voltage when the cell is in open circuit because no current is drawn. तो उस समय के लिए EMF और जो आपके पास टर्मिनल वोल्टेज हैं वो इक्वल हैं, तो हमने लिखना है इक्वल टू. अगर करंट ड्रॉ करते तो EMF ग्रेटर हो जाता. In a step up transformer, the turns ratio is always more than 1. And last, the nuclear radiation with lowest ionizing power is, lowest ionizing power गामा की है, highest penetrating power भी गामा की है, तो यहाँ हम गामा के लिए देंगे. इन पार्ट नंबर 2 में आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आए हुए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन से आगे वाले. इसमें और थोड़ा सा एक पार्ट और ले लेते हैं. सेकेंड पार्ट में नॉन यूनिफॉर्म काइट इज हैंगिंग, तो अगर आप इसका देखेंगे किस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जा रही है, तो अगर सारे हम इसके अंदर प्लम लाइन ड्रॉ करेंगे, प्लम लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका आंसर बन रहा है
ए पार्ट के लिए यहाँ पर आ जाएगा Q। अगर आप सारी प्लम लाइंस को मैच करोगे तो Q इसका मिडल पॉइंट बन रहा है। सपोर्ट योर आंसर, तो यहाँ पर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन दे दोगे, जहां वेयर द मोमेंट्स जो है जिनका कलेक्टिव एल्जेब्रिक सम आता है वो 0 आ जाता है। ये एक क्वेश्चन और थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपका इस तरह से दिया हुआ है, दिस इज P एंड दिस इज R। अब यहाँ पर आपके पास S पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग वायर इज शोन बिलो। तो क्योंकि आपको पता है ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, तो इससे डायरेक्टली क्या निकल के आएगी, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल रही है। हाउ विल यू एडजस्ट द टेंशन इन द वायर टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ PR। PR की लेंथ को रिड्यूस करना, यानी PR की लेंथ को हम रिड्यूस करके यहाँ तक ले आए। एम्पलीट्यूड उतना ही रहेगा, लेकिन इसका जो टाइम लग रहा है एक वेव को कंप्लीट करने के लिए वो हमने रिड्यूस करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना है। मतलब फ्रीक्वेंसी मीन्स आपका ज्यादा हो गई ना, फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज हो रही है। अगर हम PR को रिड्यूस कर रहे हैं तो इट मीन्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है तो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो टेंशन क्या हो जाती है, इसमें इंक्रीज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के लिए हम टेंशन को इंक्रीज कर देंगे। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय द रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ PR। अगर हमने कम किया है तो टाइम और फ्रीक्वेंसी पे फर्क आ रहा है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में किन में आएगा, इसमें पिच पे फर्क आ जाएगा। तो यहाँ पर पिच करेक्ट है और उसमें टेंशन के लिए लिखना है आपने। Now question number 3. In first part, a ray of light enters a rectangular glass slab submerged in water at an angle of incidence 55 degree. तो ये क्लियर है कि ये I एंगल इंसिडेंस है जो कि 55 हमें गिवन है। Does this ray undergo total internal reflection when it moves from water to glass? अब water और glass में से उसे पहले दे दिया क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस, यानी C इज गिवन एज 54। तो नॉर्मली हमें देखने से ऐसा लगेगा कि हाँ 55 इज ग्रेटर देन 54 तो TIR हो जाएगी, बट इन द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास। अब वाटर और ग्लास में से वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.3 और ग्लास का 1.5 होता है। तो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने पर क्या कभी TIR होती है, तो नो TIR इज पॉसिबल। नो TIR इज पॉसिबल बिकॉज लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम ए रेरर मीडियम वाटर टू ए डेंसर मीडियम ग्लास। TIR की कंडीशंस आपने पढ़ी हुई हैं कि हमेशा डेंसर टू रेरर मीडियम लाइट को जाना है। एक क्राइटेरिया से कुछ नहीं होगा, वो भी उल्टा हो जाएगा। जब अंदर जाएगी लाइट वहां से वापस आने का पूछ रहा है, तो इस केस में TIR नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू न्यू कलर कन्वेंशन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये तो आई होप आप सबका ठीक होगा। तो क्वेश्चन का पेपर काफी बैलेंस्ड बनाया है कि जिसमें कुछ क्वेश्चंस ठीक हैं और कुछ थोड़ा सा ट्रिक दिया है, वो तो उन्होंने कहा ही था कि हम देंगे। तो न्यू कलर कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली मेटालिक बॉडी से आपकी कौन सी वायर जुड़ी होती है, अर्थ। और अर्थ की न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली कलर क्या होता है आपके पास, ग्रीन, और ग्रीन ले सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो टेक येलो। नेक्स्ट है स्विच ऑफ द एफ्लुएंस। तो स्विच के साथ कौन सा होता है आपके पास, लाइव वायर। तो लाइव वायर न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली ओनली ब्राउन आ जाएगा। हम रेड लेते थे ना, पहले लेते थे, लेकिन अब हमें इसके लिए ब्राउन ही लेना है सिर्फ। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the two AC और DC produces a varying magnetic field when it flows through a conductor। तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड वेरी होने का मतलब कि D5 मतलब चेंज आ रहा है, मतलब आपके पास यहाँ चेंज आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कब हो रहा है, जब इसमें हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा, क्योंकि डीसी करंट जो है वो तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होता है। तो इसके लिए हमारे को वेरिएबल मैग्नीट्यूड चाहिए। वेरिएबल मैग्नीट्यूड का करंट कौन सा होता है, जब हम एसी लेते हैं। तो वेरिएबल उसका एसी का हर बार आपको पता है कि मैग्नीट्यूड चेंज होता है, पोलैरिटी बार बार चेंज होती है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो वेरी होना चाहिए। मुझे नहीं पता आपका ए पार्ट ठीक है या नहीं है, या मेरा भी ठीक है या नहीं है, पर बी सबका ठीक होगा। स्टेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई इन इंडिया, इट इज 50 हर्ट्ज। ये पूरे इंडिया में आती है। नाउ फोर्थ पार्ट, calculate the amount of heat absorbed by 200 gram of paraffin wax to melt completely at its melting point। तो melting point पे ही हमने लेना है, तो इट मींस Q is equal to ml का फॉर्मूला आपको जस्ट लगाना है। m आपको ग्राम में दिया है, लेकिन l भी ग्राम में ही दिया है, तो कोई फर्क नहीं है। 146 है, तो इंटू 146 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर विल बी, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 29200 जूल आ जाएगा। यू कैन ऑल्सो राइट 29.2 किलो जूल। तो ये आंसर होना चाहिए।
नाउ फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं। योर फिफ्थ पार्ट इज आपका आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस आपको पता ही था, दोनों क्वेश्चंस में उन्होंने कंपल्सरी सेक्शन में ही कवर कर दिया है। तो ये आपके पास आ रहा है जिसमें हमें रॉड ही बनानी है, वैसे रॉड हमें पोलैरिटी के लिए तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये आ रहा है आपके पास, फिर इस तरह से आप 2 या 3 टर्म्स दिखा के बस कर सकते हैं। ये आ गया। अब इस पे यहाँ आपके पास अगर हमें अपने लिए तो देखना है ना कि कहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इधर तो करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जाएगा, इट मीन्स यहाँ से ऊपर जा रहा है। ये करंट का साइड ये आ रहा है करंट के लिए। तो करंट के लिए अगर आप इसको रखेंगे और घुमाएंगे तो आपका इस तरफ जो आ रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इट मीन्स नॉर्थ पोल आ रहा है। और जो राइट साइड में आएगा ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इट मीन्स ये साउथ पोलैरिटी आ जाएगी। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ट्रेस टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड एफटी क्लियरली इंडिकेटिंग द डायरेक्शन। तो आपको पता है कि साउथ पोल से अंदर आती हैं और फिर नॉर्थ पोल से बाहर जाती हैं। तो ये 2 लाइंस आपने से ड्रॉ करनी है। साउथ पोल से एंटरिंग दिखानी है, यानी कि यहाँ से आप एंटरिंग दिखाएंगे और यहाँ से एमिनेट होता हुआ बाहर दिखाएंगे कि एमर्ज होके बाहर जा रहा है। तो दीज 2 रेज यू हैव टू शो मिनिमम। उन्होंने ट्रेस 2 ही बोला है, मिनिमम क्या 2 ही। अगर आप चाहो तो बीच की एक सीधी भी लेके जा सकते हैं। नाउ इन 6th पार्ट, दिस वाज द 5th पार्ट। A current flows through metallic conductor for a long period of time। तो जब करंट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा तो आपको पता है उसका हीट इंक्रीज होने से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। स्टेट द चेंज यू वुड एक्सपेक्ट इन इट्स रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर क्योंकि इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अकॉर्डिंग टू मी रेजिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है रेजिस्टिविटी, और क्योंकि हम यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो मेटेलिक कंडक्टर के लिए भी रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज ही होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आई थिंक दोनों में ही ये इंक्रीज आएगा, ए और बी। रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि करंट जो है वो उसकी काफी देर तक फ्लो होने के बाद गर्म होने की वजह से, टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी का पॉइंट लेंगे तब भी हम यही कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट पार्ट आपका काफी हद तक जो है वो सिमिलर है, जैसा क्वेश्चन आप स्पेसिमेन का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट किया है। उसमें प्रोटॉन इधर थे, इसमें इन्होंने प्रोटॉन इधर ले लिया। तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, आपको तो सिर्फ देखना आना चाहिए कि किस तरफ कौन सा आ रहा है। नंबर ऑफ द ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वर्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर फॉर सम एलिमेंट्स आर शोन। विच पॉइंट ऑन द ग्राफ इंडिकेट द एलिमेंट CM। अब CM कौन सा दिखा रहा है, इनमें से ध्यान से देखेंगे। CM के लिए आपको एटॉमिक नंबर दिया है 96, यानी प्रोटॉन वाली साइड में हमें 96 पे जाना है। तो 96 पे हम प्रोटॉन पे गए, ये वाला पॉइंट हमारा 96 है। यहाँ पर तीन एलिमेंट दिखाए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि स्टूडेंट अच्छे से कर पाता है इस क्वेश्चन को, R, Q और P। अब इनमें से कौन है 96 हो गया। अब 247 इज द मास नंबर, तो 247 इज द मास नंबर, तो 247 में से 96 को माइनस कर लो तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो माइनस करने पे योर आंसर इज 151। इट मीन्स 151 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो है। तो अब 151 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप नीचे आओगे तो ये आपका P एलिमेंट बन रहा है। तो P एलिमेंट के लिए हमारे पास दोनों चीजें यही हैं। 90 इधर से हम देखेंगे तो 151 है और उस तरफ से देखेंगे तो 96 है। दिस इज अवर एलिमेंट इक्वल टू P, हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए। विच पॉइंट ऑन द ग्राफ इंडिकेट डॉटर न्यूक्लियस आफ्टर CM अंडरगोज रेडियोएक्टिव डिके ऑफ 1 अल्फा। तो CM को हम ऐसे ही दिखा लेते हैं, Z हो गया 96। अच्छा हमने P से इसको शो तो कर दिया, अब तो हम P ले ही सकते हैं। तो हेयर P 96 एंड 247 अल्फा डिके हुआ। तो अल्फा के बाद एलिमेंट कौन सा बन रहा है हमें नहीं पता, जो सिंबल्स है उनके अलावा हमने मान लेते हैं यहाँ A ले लिया। तो नीचे एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 मींस 94, ये डिक्रीजेस बाय 4 मींस 243 आ जाएगा। देन 2 बीटा डिके, बीटा डिके होने पे +1 होता है, 2 बीटा डिके होने पे 2 बार +1 होगा। तो सपोज ये एलिमेंट में B ले लेती हूँ, यहाँ पर ये 96 हो गया और ऊपर 243 है। लेकिन ये 96 मतलब एटॉमिक नंबर आपके पास सेम आ रहा है, यानी प्रोटॉन सेम है, तो प्रोटॉन वाली लाइन में ही आना पड़ेगा। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं, तो 243 में से अब 96 को माइनस करेंगे। तो 13 में से आपने 6 को माइनस किया तो 7 आया, 147 आ रहा है आपके पास। तो 147 वाला आपका कौन सा हो जाएगा इनमें से, 147 वाली लाइन में R भी आ रहा है। उन्होंने नीचे आपको कंफ्यूज करने के लिए S भी इसी में दिया 147 वाली लाइन में, बट हमारा 96 ही रह रहा है, तो इट मीन्स ये एलिमेंट हमारा हो जाएगा R। तो विच पॉइंट ऑन द ग्राफ, तो सेकंड B पार्ट के लिए आपका आंसर हो जाएगा इट इज R। R के लिए आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये रहा, ये आपका R का आ गया, मीन्स 96 प्रोटॉन्स हैं और मास नंबर 243 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपने लिखना है तो 147 है।
स्टेट द मास नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, वो हमने ऑलरेडी निकाल ही दिया। मास नंबर मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करना है, तो 243 ही डॉटर न्यूक्लियस का पूछा है, यानी कि जो आर आया है, तो 243 आ जाएगा। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर ए, बी एंड सी। ए पार्ट के लिए हमने पी लिखना है, बी के लिए आपके पास आर आ रहा है और सी के लिए 243 आ रहा है। With this, I conclude section A of this question paper, physics question paper for 2025. Thank you for watching till the end. अभी हो सकता है कि किसी एक आध क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन में मेरी तरफ से भी गलती रही हो, क्योंकि अभी मैंने किसी से डिस्कस नहीं की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अभी देखते हैं अगर कोई और डिस्क्रिपेंसी नजर आती है तो।